भारतीय शेयर बाजार के दिन इतने बुरे हो गए हैं कि ये दुनिया का तीसरा सबसे बुरा शेयर बाजार, तीसरा सबसे खराब शेयर बाजार बन चुका है। हमसे जो खराबी में जो दो देश आगे हैं, वो देश हैं थाईलैंड और फिलीपींस। मतलब थाईलैंड और फिलीपींस के बाद जो सबसे खराब शेयर बाजार है दुनिया का, वो हम ही हैं, वो भारत ही है। ये मैं नहीं कह रहा, रिपोर्ट कह रही है। ये दुनिया का तीसरा सबसे खराब शेयर बाजार बना भारत। 2025 में अब तक 6% की गिरावट। सिर्फ थाईलैंड और फिलीपींस ही हमसे आगे हैं, बाकी मतलब गिरावट में, खराब में बाकी तीसरे सबसे खराब देश हैं। कुछ और रिपोर्ट्स की जरा बात कर लेते हैं। 2 महीने में ही पाक बांग्लादेश की जीडीपी से ज़्यादा भारतीय बाजार में स्वाहा हो गए इतने रुपया। मतलब एक और चीज़ है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की जीडीपी दोनों को क्लब कर दो, मिला दो, तो जो जीडीपी निकलती है उससे ज़्यादा अपना शेयर बाजार गिर गया है। तो एक डायलॉग कहने को हो सकता है, अरे भैया 2 देशों की जितनी जीडीपी है उससे ज़्यादा हमारा शेयर बाजार गिर जाता है, हल्के में ले रहे हो क्या? डायलॉग है, लेकिन बात अच्छी नहीं है, ये नेगेटिव पॉइंट। क्या क्या रीज़न है अभी हम डिटेल में बात करेंगे। पहले एक बार निफ्टी खोल के दिखा देता हूँ। आज के दिन जो निफ्टी गिरा है वो लगभग 250 पॉइंट गिरा है, 1% से ज़्यादा गिरा है। 22,500 का लगभग ये लेवल टच करने जा रहा है भैया। और 22,500 का जो लेवल है ये उतना मजबूत सपोर्ट लेवल नहीं है। 22,500 का सपोर्ट अगर टूटा तो कहाँ तक जा सकता है, अभी हम आगे बात करेंगे। पूरा लॉजिक के साथ बात करूंगा। आपको पता है कि मैं जो भी बात करता हूँ पूरे लॉजिक के साथ, हवा में कुछ भी नहीं बोल देता मैं। तो सारे लॉजिक, सारे कारण एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल 250 पॉइंट के आसपास आज टूटा है। आप अगर 1 साल का निफ्टी का रिटर्न देखें तो 1 साल का निफ्टी का रिटर्न लगभग 2% है। यानी कि बैंक में रखे सेविंग अकाउंट आपको जितना रिटर्न देते हैं वो भी 3-4% दे देता है साल का। उससे भी कम रिटर्न शेयर बाजार के 1 साल का रिटर्न है। हालांकि शेयर बाजार में कोई 1 साल के लिए नहीं आता है, वो तो लंबे समय में 15-20 साल में आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन हाँ, ये कहने के लिए है कि 1 साल के लिए अगर कोई देखे, कोई नया नवेला आदमी पहली बार शेयर बाजार को देख रहा है, वो तो देखेगा यार 1 साल का रिटर्न सिर्फ 2% है। तो ये अच्छी बात नहीं है भैया कि 1 साल में सिर्फ 2% रिटर्न। और आगे बात करते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द टॉप 500 स्टॉक्स सॉ ओवर 20% फॉल इन मार्केट कैप्स इन सितंबर से लेके अब तक टॉप के जो 500 स्टॉक्स हैं 20% से ज़्यादा गिरावट उनमें देखी गई है। सितंबर से अब तक लगभग 5-6 महीने में ही 20% से ज़्यादा गिरावट, 1-2 स्टॉक्स में नहीं, टॉप के 500 स्टॉक्स में। मतलब बात बहुत भयंकर है, बात बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। आउटफ्लो एफआई टच 1 लाख करोड़ से ज़्यादा एफआई ने बेच भी दिया है। ये भी बात करेंगे, इस सब पर डिटेल में जरा बात करेंगे। देखो, भारतीय शेयर बाजार के बुरे दिन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। खराब कॉर्पोरेट की अर्निंग एक बड़ा कारण है, एफआई के एग्जिट एक बड़ा कारण है, और ट्रम्प का जो टैरिफ का खेल चल रहा है भारत के साथ, वो एक बहुत बड़ा कारण है। सबको एक्सप्लेन करूंगा अभी। आज जो बाजार में हुआ है वो पिछले 28 सालों में नहीं हुआ था। पिछले 28 सालों में ये दौर ऐसा पहली बार भारत ने देखा है कि लगातार बिकवाली, और इतनी बड़ी बड़ी बिकवाली, इतनी ज़्यादा गिरावट। निफ्टी और सेंसेक्स में 1% से ज़्यादा गिरावट हुई है। निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 22,500 के लेवल तक पहुंच चुका है, जो भी हमने बात कर लिया। लगातार 14 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट है। ये 28 साल के बाद आया है कि लगातार 14 ट्रेडिंग सेशन से हम गिरावट ही देख रहे हैं। वर्स्ट मंथली लूजिंग स्ट्रिक्स, 28 सालों में सबसे खराब लूजिंग स्ट्रिक्स निफ्टी का बन चुका है। अब उस 28 सालों में क्या हुआ है जरा पहले ये समझते हैं। 1996 के बाद पहली बार लगातार 5 महीनों तक इंडेक्सेस में गिरावट हुई है। यह दौर 1996 में देखा गया था कि लगातार 5 महीने तक इंडेक्स लाल निशान में बंद हो रहे हैं, खराब गिर ही रहे हैं। यह दौर 28 सालों बाद। सितंबर 2024 के ऑल टाइम हाई के बाद निफ्टी 50 में 14% की गिरावट और सेंसेक्स में 13% की गिरावट हुई है। 8 महीने के सबसे कमजोर, सबसे निचले स्तर पर निफ्टी 50 और सेंसेक्स आ चुका है। पिछले 8 महीने के सबसे निचले स्तर पर। 1996 में जुलाई से नवंबर महीनों तक गिर रहा था निफ्टी, 96 की बात है। लेकिन निफ्टी में सबसे लंबी गिरावट 1994 में आई थी। 8 महीनों तक निफ्टी लाल निशान में था। और वो दौर और आज का दौर बराबर हो चुका है। लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या भारत 1994 में चला गया, इतना पीछे चला गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह के आसार, जिस तरह की चीजें, जिस तरह के कारण बन रहे हैं, भारत पीछे तो जा सकता है।
और जा भी रहा है, इकोनॉमी डाउन तो है भी। बात करते हैं अभी, अब कुछ पहले बड़े रीजन की बात करते हैं। उन बड़े रीजन में सबसे पहला रीजन तो देखो, एफआई की दौड़ जारी है। एफआई का लगातार एग्जिट भारत से जारी है। कितना एग्जिट है भी जरा दिखाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले निर्मला सीतारमण जो भारत की वित्त मंत्री है, उनका एक स्टेटमेंट मुझे बड़ा अजीब लगा। कैसे, मतलब देश का फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते आप ये बात कैसे बोल सकते हो? उनका बात क्या है, एफआई सेलिंग सोर्स, मतलब एफआई का लगातार बेचना ये दिखाता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट इज रिवॉर्डिंग, इंडियन स्टॉक मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है, प्रॉफिट बुक करने का मौका दे रहा है। यही तो दिखा रहा है एफआई का सेलिंग, और क्या। मतलब कितना बढ़िया है स्टॉक मार्केट हमारा। अभी एक वीडियो दिखाता हूं, फिर इसका मतलब जरा डिटेल में समझाता हूं। That FIIs also go out when they're able to, in a position to book profits. Indian market today, Indian economy today has an environment in which investments are also yielding good returns and profit booking is also happening. And I'm sure you would have seen. ये बताना ये चाह रही हैं, ये कह रही हैं, ये पूरा क्लिप बेसिकली यूट्यूब पर आप देख सकते हो। ये कह रही हैं कि इंडियन मार्केट इस वक्त रिवॉर्डिंग है, इंडियन मार्केट प्रॉफिट बुक करने का मौका दे रही है, इंडियन मार्केट ग्रो कर रही है, तभी तो एफआई निकल रहे हैं। लेकिन मैडम से असली सवाल ये है कि ठीक है निकल रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा निकल रहे हैं, पिछले 3-4 महीनों से लगातार निकले ही जा रहे हैं, निकले ही जा रहे हैं। और अगर निकल भी रहे हैं तो उनको क्या आगे की अपॉर्चुनिटी दिखनी बंद हो गई है एफआई को? मतलब क्या उनको ये समझ में आ रहा है कि भारत से जितना प्रॉफिट बुक करना था हो गया भैया, अब भारत में प्रॉफिट बुक करने का मौका नहीं है? क्या उनको ये भी दिख रहा है क्या? क्योंकि जिस तरह की सेलिंग हो रही है उससे तो यही समझ में आ रहा है। अब आप ही सोचो ना, आप किसी मार्केट से पैसा पूरा का पूरा कब निकालते चले जाते हो? जब आपको ये फील होगा कि मार्केट में मौका बचा ही नहीं पैसा कमाने का, निकलो। तो क्या सवाल यहां पे ये नहीं उठता कि एफआई को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि भारत में मौका ही नहीं बचा? इसका जवाब दीजिए ना। और ऐसा हो क्यों रहा है? इतने महीनों से लगातार क्यों बेच रहे हैं? आगे की क्या प्लानिंग है? जितने कारण बन रहे हैं इन सब चीजें होने के, शेयर मार्केट के गिरने के, वो सारे कारण पर भी बात करेंगे। उन कारण का सोल्यूशन क्या है? वित्त मंत्री को तो इस पर बात करना चाहिए ना, बजाय ये कहने की देखो हमारा स्टॉक मार्केट कितना बढ़िया है, एफआई को कमाने का मौका दे रहा है। ये बातें सूट नहीं करती, समझ में नहीं आता। खैर, इसके अलावा पिछले 28 सालों में जो नहीं हुआ वो शेयर बाजार में इस वक्त हो रहा है। लाखों लोगों के करोड़ों रुपए डूब चुके हैं, और जो अभी भी मार्केट में होल्डिंग पोजीशन पर हैं उनकी सांसें अटकी हुई हैं कि भैया अब आगे होगा क्या। इसलिए मैं कहता हूं कोई तुक्केबाजी नहीं करनी, सेफ खेलना है, मार्केट में भी और लाइफ में भी। रिस्क नहीं लेने का, बिल्कुल भी नहीं। लेने का है तो बस एक बैकअप प्लान। मार्केट का बैकअप प्लान तो मैं अभी आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा, मगर लाइफ में बैकअप प्लान केवल इंश्योरेंस लेने से ही पॉसिबल है। क्योंकि मार्केट क्रैश हुआ तो भैया ये आता जाता रहेगा, लेकिन लाइफ में कल कुछ क्रैश हुआ तो उसका बैकअप होना जरूरी है। क्या करेगा ये बैकअप? आपकी फैमिली को देगा एक फाइनेंशियल सपोर्ट, ताकि आपके अपनों पर कल कोई आंच ना आए, घर गृहस्थी अच्छे तरीके से चल सके, बच्चे पढ़ लिख जाएं और आपकी फैमिली पूरे आत्मसम्मान के साथ जी सके। और कल कुछ भी हो, उन्हें किसी के आगे झुकने की नौबत कभी ना आए। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लो, बार बार बोलता हूं, क्योंकि ये इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है। कम प्रीमियम में, यानी कि मात्र 600-700 रुपए में 2 करोड़ का भी कवरेज यहां पर मिल जाता है। और अभी की बात करें तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको इन प्लान्स में, 15% तक का वो भी, और 24 घंटे 7 दिन क्लेम असिस्टेंस मिलेगा, सो अलग। लाइफ इंश्योरेंस के साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी एकदम अप टू डेट होना चाहिए, इसके साथ ही बोल रहा हूँ, क्योंकि अस्पताल का बिल आज के डेट में लाख से कम नहीं आता। और अगर आपको लाख रुपए नहीं भरने हैं तो इसके लिए 400-500 का प्रीमियम लगेगा। इसके बाद हॉस्पिटल का लाखों का बिल भी आया तो इंश्योरेंस कंपनी देगी, आपको नहीं देना। और हेल्थ इंश्योरेंस में भी अभी आपको 25% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। मैंने आपकी सुविधा के लिए जेन्युइन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इस लिंक से जाओगे तभी डिस्काउंट भी मिलेगा। और दोनों इंश्योरेंस के 51 से ज़्यादा ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जब आप लिंक पे क्लिक करोगे। तो अपने बजट के हिसाब से कोई भी प्लान चुनिए और अपनी फैमिली को पूरी तरीके से सिक्योर कर दीजिए। अब आइए वापस से आगे बात करते हैं। अब इसके अलावा जरा डेटा भी हम देख लेते हैं। देखो डेटा क्या है, ये डेटा मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार दिखाता हूँ। ये देखो, जनवरी 2025 में 87,000 करोड़ ये बेच चुके हैं एफआई। दिसंबर 2024 में सिर्फ 16,000 करोड़ बेचा था, उसके बाद अक्टूबर 1 लाख करोड़, मतलब भरपूर बिकवाली 24 तक तो हुई थी। लेकिन दिसंबर 25 की भी बात, सॉरी जनवरी 25 की भी बात करें तो 87,000 करोड़, और फरवरी की बात करें तो फरवरी में लगभग 36,000 करोड़। तो 87 + 36,000 करोड़, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बिकवाली नए साल में हो चुकी है।
तो हमारे भारतीय शेयर बाजार को नए साल का ये तोहफा मिला है एफआई की वजह से तरफ से कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली हो चुकी है। और हमारी निर्मला सीतारमन ये कह रही हैं कि भैया अच्छी बात है, ये तो प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला है हमको, ठीक है तो करते रहो, खाली करवा दो फिर बाजार को। ठीक है, और आगे बात करते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप और उनके टैरिफ, ये भी एक बहुत बड़ा वजह, ये भी क्या बहुत ज़्यादा ही बड़ा वजह है ये तो। इंडिया अमंग द टॉप कंट्रीज एट रिस्क ऑफ हायर यूएस टैरिफ। इंडिया उन देशों में टॉप पर है जिन देशों को ट्रंप के टैरिफ का खतरा है। इंडिया उन देशों में टॉप पर है जिन पर ट्रंप के टैरिफ का तलवार सबसे ज्यादा बुरा असर कर सकती है, उनमें टॉप पर है। क्या है? डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का भारत बाजार पर असर है। फिलहाल सरकार की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है। देखो, हम टैरिफ के बारे में पहले हम बात कर चुके हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ खेल रहे हैं कि भैया हम इंडिया पर इतना टैरिफ लगा देंगे, उतना टैरिफ लगा देंगे, इसकी वजह से होगा क्या? भारत की इकोनॉमी खराब होगी। भारत की इकोनॉमी खराब होगी तो भैया सारी चीज़ों पर उस पर असर पड़ता है। कैसे टैकल करेंगे अमेरिका के बढ़े हुए टैरिफ को? आईटी सेक्टर, एग्रीकल्चर, फार्मा, इन सब पर सबसे ज़्यादा असर होने वाला है। आईटी सेक्टर में अगर आप देखो भैया, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जो है 3% से ज़्यादा गिर चुके हैं। वाई आर आईटी सेक्टर शेयर वर्स्ट हिट टुडे? आज सबसे ज़्यादा गिरे हुए हैं। इन्फोसिस और टीसीएस जैसे स्टॉक आज 3-3% के आसपास गिरना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। ये जनरली ऐसा होता नहीं है। आईटी सेक्टर पर जरा अभी डिटेल में बात करेंगे, इन सब पर बात करेंगे। अच्छा, इस पे पहले ये दिखा देता हूँ आपको एक चीज़। देखो, भारत जो एक्सपोर्ट करता है ना, क्यों टैरिफ का डर है, क्यों टैरिफ का डर सता रहा है इंडिया को? भारत का ये एक्सपोर्ट का ग्राफ है। 2012 से 2016 इतना माल, इतने रुपए का माल भारत यूएस को बेचता था। देखो, भारत के लिए यूएस बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है। मतलब भारत अपना सबसे ज़्यादा माल किसी देश को अगर बेचता है तो वो यूएस है। और अगर यूएस ने भारत के माल पर टैरिफ लगा दिया तो भारत का माल यूएस में महंगा हो जाएगा। और कोई चीज़ जब महंगी होती है तो उसकी सेल गिरती है। भारतीय प्रोडक्ट की यूएस में सेल अगर गिरी तो भारत की कमाई खराब होगी। और भारत की कमाई खराब होगी तो चीज़ें महंगी होगी, भारत में सारी इकोनॉमी डमाडोल हो जाएगी। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 2012 से लेकर 2016 तक ये ग्राफ था। उसके बाद देखो ग्राफ किस तरीके से बढ़ा है 2020 और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है ये ग्राफ है लगभग 67 बिलियन के आसपास। हम इतना माल यूएस को बेचते हैं और अगर इतने माल पर टैरिफ लग गया तो हमारा माल बिकना कम हो जाएगा चाचा यूएस में। और देखो कौन कौन सा माल है, कौन कौन सा सेक्टर है, वो भी दिखा देता हूं आपको। पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन, मेटल्स, कॉइन्स, हीरा जवाहरात जैसे महंगे महंगे स्टोन जो होते हैं, जो अफ्रीका से और अलग देशों से हमारे यहाँ पे होके आते हैं, गुजरात में सारा फिनिश प्रोडक्ट करके उसको यूएस में बेचा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, उन पर टैरिफ लग गया तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, फार्मास्यूटिकल, काहे नाराज हो गए, फार्मास्यूटिकल, मिनरल फ्यूल्स, ऑयल्स, ये सारी एक लंबी लिस्ट है। इन लंबी लिस्ट में सबसे ज़्यादा हम स्टोन पर कमाते हैं, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है इनकी है। और अगर टैरिफ लगा तो इनकी सेल गिरेगी, इसलिए तो घबराया हुआ है, इसलिए तो चिंता की बात है। भारत एक्सपोर्ट के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर है, जो मैंने आपको बताया। ऐसे में अगर टैरिफ की मार जोर से पड़ी तो देश के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक 3% के आसपास गिरे हैं भैया। आईटी सेक्टर के अब स्टॉक का क्यों बुरा हाल है, जरा ये समझते हैं। आईटी सेक्टर पर टैरिफ के साथ H1B वीजा में कटौती का खतरा है। अभी हो क्या रहा है कि आप देखो देश की जो बड़ी बड़ी कंपनी है, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियां, इनका लगभग 50% धंधा यूएस से आता है। ये जो 50% चीज़ें बेच रहे हैं, सर्विसेज बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं? यूएस को बेच रहे हैं। ऐसे में हमारे यहाँ से एक बड़ा मैन पावर H1 वीज़ा पर वहाँ पर यूएस में रह करके काम करता है, हमारे भारतीय वहाँ पर काम करते हैं। ऐसे में H1 वीज़ा पर अगर कटौती किया गया, मतलब वहाँ से मैन पावर अब वापस आ जाएगी इंडिया, तो बड़ा खतरा है भैया। और टैरिफ अगर इन सर्विसेज पर भी लगा, आईटी सर्विसेज पर, तो आईटी सर्विसेज महंगी हो जाएगी फिर फिर आईटी सर्विसेज पर धक्का, आईटी सर्विसेज का धंधा खराब, मतलब इन टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनियों का हाल क्या होगा, सोचो कहाँ जाएगा, कितना लॉस होगा ये। तो चारों तरफ से खतरा मंडरा रहा है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीज़ा के जरिए आईटी प्रोफेशनल काम करते हैं यूएस में। अगर इसमें कटौती हुई तो आईटी कंपनी के लिए यूएस में काम करना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये हुआ, 2023-24 में लगभग 205 बिलियन का आईटी एक्सपोर्ट था, जिसमें 54% यूएस को था।
ये ध्यान दीजिएगा, 2023-24 में 205 बिलियन का आईटी एक्सपोर्ट, मतलब हम आईटी की सर्विसेज जो दूसरे देशों को दे रहे हैं, उस 205 बिलियन में आधा लगभग हम यूएस को ही कर रहे हैं। और यूएस की तरफ से अगर टैरिफ लगा तो ये नंबर कहां जाके गिरेगा, जरा ये सोचिए। ऐसा ही नहीं मार्केट गिर रहा है भैया, ऐसा ही नहीं शेयर बाजार में भूचाल है, रीजन है सब वैलिड। और जो लोग आकर के बोलते हैं ना कोई टेम्पररी है, ठीक हो जाएगा, तो टेम्पररी नहीं है, ये सब बड़ा गंभीर मुद्दा है। और ये गंभीर मुद्दा है तो देश के लेवल पे सुलझेगा, हमारे और आपके बस की नहीं है। 2-4 रिटेल इन्वेस्टर या बड़े बड़े इन्वेस्टर डीआई मिलकर के इसको कुछ नहीं कर सकते। कितनी खरीदारी कर लेगा डीआई, कहाँ से ये सब रीजंस को कैसे सॉल्व करेगा? ये सब रीजंस को सॉल्व करने वाले तो कहते हैं कि गुड न्यूज़ है, एफआई प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अगर यहाँ गड़बड़ी हुई तो इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों को लगेगा झटका, इनका सेल गिरेगा, इनका धंधा गिरेगा। वीज़ा के अलावा टैरिफ लगे तो ये आईटी सेक्टर के लिए बुरी खबर है। अब ये कुछ न्यूज़ की कटिंग मैंने आपको दिखाई है कि इसके बाद जो रीज़न है, Q2 के बाद Q3 में भी कंपनियों के रिजल्ट खराब आए हैं। एक तो एफआई रीज़न है, ट्रंप के टैरिफ रीज़न है, और ट्रंप के टैरिफ के तहत कई सारे सेक्टर्स आ जाते हैं, कई सारे सेक्टर्स। उसके बाद Q2 के रिजल्ट भी कंपनियों के खराब आए हैं। सॉरी, Q2 के बाद Q3 के दिसंबर में जो रिजल्ट आया, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 3% भैया खराब, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंसेस 3% खराब, एशियन पेंट भैया ये भी खराब, जोमैटो 57% ईयर ऑन ईयर डिप इन नेट प्रॉफिट। जोमैटो जैसे शेयर का ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में 57% की कमी आई है। और ये सारे मतलब लगातार बैड न्यूज़, बैड न्यूज़, बैड न्यूज़। अक्टूबर 2024 में खराब रिजल्ट के बाद Q3 में भी बेहतरी की उम्मीद थी, जो नहीं हुआ। रेवेन्यू के मामले में दिसंबर क्वार्टर में धीमी ग्रोथ है, कम रेवेन्यू कमाया है कंपनियों ने। पिछले 5 क्वार्टर के मुकाबले सबसे धीमी ग्रोथ देखने को मिली है। और वीक डिमांड और इकोनॉमिक स्लोडाउन का असर भी देखने को मिला है। वीक डिमांड मतलब लोगों की तरफ से डिमांड, कंजम्पशन में कमी, और जब कंजम्पशन में कमी, लोगों की तरफ से डिमांड में कमी आएगी तो कंपनी का धंधा कम होगा, कंपनी का माल कम बिकेगा, कंपनी का माल कम बिकेगा तो कंपनी कमाएगी कम, और कंपनी कमाएगी कम तो ये रिजल्ट खराब आएंगे। ठीक है। वीक इकोनॉमी सी सेल्स ग्रोथ स्लिप टू 5 क्वार्टर लो, 5 क्वार्टर में ग्रोथ गिरता हुआ नजर आया है। कब रुकेगी बिकवाली, अब सबसे बड़ा सवाल ये है। ये बताओ भैया, ये रुकेगा कब? ये जो खराब चल रहा है समय, ये खराब ठीक कब होगा? सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है मार्केट, क्योंकि ये जो हमने ऊपर कंसर्न बताए, कौन ठीक करेगा? ये सरकार के हाथ में ही है ठीक करना। अमेरिका टैरिफ लगाएगा, फिर हम रिएक्ट करेंगे, या भारत को पहले से अपनी स्ट्रेटजी बनाकर उस पर काम कर देना चाहिए? देखो, मोदी जी भी होकर के तो आए अमेरिका, और टैरिफ की धमकी उसके पहले से चल रही थी, जाने के बाद भी वो कंटिन्यू है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि मोदी जी पहले से कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्योंकि ये जो टैरिफ है ये अप्रैल से लागू होगा। अब अप्रैल से लागू होगा तो उसके अप्रैल लागू होने के बाद मोदी जी कुछ करेंगे, या फिर मोदी जी पहले कुछ स्ट्रैटेजी बना के बैठे होंगे? ये सवाल है। एफआई का जाना अच्छा नहीं है। उम्मीद है सरकार इस बात को समझेगी, ना कि इसको अच्छी खबर बताएगी। तो अच्छा बात है, प्रॉफिट बुक करके जा रहे हैं। ठीक है। अब ऐसे में कंक्लूजन है, और मेरा कुछ कंसर्न है जो मैं आपसे शेयर करता हूं। गुड न्यूज़ की कमी नहीं है, लेकिन बैड न्यूज़ के आगे फीके पड़ गए सारे गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ क्या था? ये जो नया साल शुरू हुआ, उसके बाद बजट की मैंने बात करी थी। बजट में देखो अच्छी खबरें तो काफ़ी सारी आई थी। 12 लाख मिडिल क्लास की अच्छी खबर, और भी बहुत सारी खबरें थी जो बजट में हमने कवर किया था। लेकिन उन सारी खबरें, सारी अच्छी खबरों के बावजूद ये जो भयंकर बैड न्यूज़ हैं, ये उन अच्छी खबरों को निगल गया है, समझ लो। उन अच्छी खबरों का असर को ख़त्म कर दिया है। अमेरिका के दोस्ताना शर्तों के आगे भारत क्या करेगा? दोस्ताना शर्तों मतलब हमने एक वीडियो किया था ना, वी मिस यू मोदी, ऐसा करके। तो वी मिस यू मोदी करके जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो कई सारे शर्तें हैं दोस्ताना वे में मोदी जी के साथ रखी गई थी, जैसे क्रूड ऑयल, कहाँ इधर उधर के दोस्तों से लोगे, हमसे लो मोदी, यू आर माय फ्रेंड, वी मिस यू करके हमने वीडियो किया था ना। फाइटर जेट्स इधर उधर से क्यों लोगे, हमसे लोगे। मतलब ट्रंप का ये कहना है कि तुम मेरे दोस्त हो मोदी, इधर उधर से माल खरीदने के लिए मत जाओ, रशिया मत जाओ, चाइना मत जाओ, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, जो माल खरीदना है वो हमसे खरीदो। और हमने बात किया था कि यूएस से जब इंडिया माल खरीदेगा तो भैया महंगा माल मिलेगा, प्लस हमको डॉलर में उसे खरीदना पड़ेगा। जब तक चीज़ें रशिया से खरीदी जा रही थी, इधर उधर से खरीदी जा रही थी, तो दूसरा करेंसी हम यूज़ कर पा रहे, तो तब फ्रीडम दिया था। यूएस वो फ्रीडम नहीं देगा। यूएस तो कहेगा डॉलर में खरीदो, और जब वो कहेगा यूएस डॉलर में खरीदो और हम डॉलर में खरीदेंगे तो हमारा डॉलर रिजर्व कम होगा, प्लस हम महंगी चीज़ खरीदेंगे, वो अलग।
तो कल ही के मैं बिजनेस स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था कि भारत ने ऐतराज़ जताया है कि हम भैया क्रूड ऑयल यूएस से नहीं खरीद सकते। अब नहीं खरीद सकते, लेकिन ट्रम्प चाहता है कि खरीदो। अब ये क्या चलेगा, इसका क्या आगे रिजल्ट होगा तो वो तो सरकार बताएगी। रुपया लगातार गिर रहा है। अब रुपया लगातार गिर रहा है। कुछ दिनों पहले हालांकि आरबीआई ने ये सोल्यूशन किया था कि मार्केट में डॉलर को थ्रो किया गया था कि रुपया जो लगातार गिर रहा है, थोड़ी डॉलर की लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, रुपया जो गिर रहा है वो गिरना बंद हो जाएगा। लेकिन ये तो टेम्परेरी सोल्यूशन है ना। कितना डॉलर आप मार्केट में थ्रो कर दोगे? अपना सारा रिजर्व खाली करोगे क्या? आपको फॉरेक्स का अपना रिजर्व भी तो रखना पड़ेगा। तो रुपया गिर रहा है, ये भी एक बड़ा कंसर्न है। और इसका लॉन्ग टर्म इलाज मुझे तो नहीं दिख रहा आरबीआई क्या करेगी अभी, और आरबीआई का एक्शन अभी वैसे दिख भी नहीं रहा है इसमें कुछ। ट्रंप, टैरिफ, मोदी, ये खेल जो गोल 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 चल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, ये एक बड़ा कारण है। इसकी वजह से ह्यूज अनसर्टेनिटी। पूरा ग्लोबल मार्केट इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि ट्रंप चाचा जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं क्या क्या करेंगे भारत के साथ। भारत के साथ क्या क्या होगा, इसकी इकोनॉमी कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर से कैसे कैसे हिल सकती है, ये ग्लोबल मार्केट में भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा। इसी वजह से एक बड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है और उसका नतीजा आपको शेयर बाजार में दिख रहा है कि शेयर बाजार गिर रहा है। खैर, इस अनसर्टेनिटी तो लगी रहेगी, लेकिन इसके साथ लाइफ की अनसर्टेनिटी की हमने बात करी थी ना, उसके लिए टर्म इंश्योरेंस याद है ना, हेल्थ इंश्योरेंस जो हमने बात करा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जरूर कर लेना। अपना बैकअप प्लान जरूर अप्लाई करो भैया। शेयर मार्केट का बैकअप तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, लाइफ का बैकअप प्लान तैयार करो। उसके बाद 21,000 का लेवल शायद सच हो सकता है। 22,500 का सपोर्ट कमजोर है, मैंने शुरुआत में बोला था। 22,500 का जो सपोर्ट है, 550 तक आ गया ना, 22,550, और 22,500 तक आया और मार्केट ने उसको तोड़ा। तो उसके बाद जो तगड़ा सपोर्ट है वो 21,100 21,200 के आसपास है। तो मतलब सीधा बाजार जाके गिर सकता है 21,000 तक, और 21,000 तक अगर बाजार गिरा तो ठीक नहीं है। और अगर गलती से 21,000 को भी तोड़ दिया तो इसका मतलब बियर वाला फेज शुरू हो जाएगा, फिर तो मार्केट बहुत तगड़ा और गिरेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता 21,000 टूट सकता है। लेकिन सवाल यह है कि 21,000 भले ना टूटे, लेकिन 21,000 तक भी जाने की पॉसिबिलिटी है क्या? हाँ, वो पॉसिबिलिटी है। ये जिस तरीके से ये दौर चल रहा है, जितनी अनसर्टेनिटी और जितने कारण बन रहे हैं, 21,000 जाने की पॉसिबिलिटी तो है। अब देखते हैं, देश की हमारी सरकार अगर कुछ एक्शन ले, कुछ अगर इसके लिए कुछ किया जाए तो हो सकता है कि 21,000 तक हमारे को जाने की नौबत ना मिले। 22,500 से शायद रिवर्स होता हुआ मार्केट आपको दिखे। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है देश के सरकार एक्शन क्या लेती है। ठीक है, तो ये थी भैया एनालिसिस, बाजार क्यों गिर रहा है, बाजार का ये हाल क्यों है। कैसी लगी आपको एनालिसिस? डिटेल में हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और हाँ, ये एनालिसिस मैं कहाँ से करता हूँ, हमारे सोर्सेज क्या हैं, हम इसका टेलीग्राम में लगातार पोस्टिंग करते रहते हैं। बाजार क्यों गिरा मैं आपको शाम को बता रहा हूँ, लेकिन सुबह से हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्टिंग शुरू हो गई थी। कई सारे पोस्टिंग सुबह से आ रही थी उसमें। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी, वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़िए, जिसका जेन्युइन लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फर्जी वाला से मत जुड़ लेना, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फर्जी हैं जो कुछ ना कुछ चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कुछ नहीं चिपकाते, कुछ नहीं बेचते भैया, हमारी सारी चीज़ें फ्री हैं। तो टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़िए। बाकी ये रही आज की एनालिसिस, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। इतना डिटेल एनालिसिस कोई बताता है क्या हमारे अलावा? ठीक है भैया, चलो आज के लिए इतना ही।